पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं? इसे किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? स्टार्च एवं सेलुलोज की संरचना की विवेचना करता है। तो अब आपको बताना है बेटा कि पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं। तो देखिए पॉलीसेकेराइड हम किसको कहते हैं इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको पढ़िए। पॉलीसेकेराइड ऐसे जटिल कार्बोहाइड्रेट जो 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयों के आपस में जुड़ने से प्राप्त होते हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। तो पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं बेटा? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपकी बेटा 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं उनको हम लोग पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड ऐसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। अगर मैं आपसे उदाहरण की बात करूं तो जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब हमारे पॉलीसेकेराइड होते हैं। ये तो हो गया बेटा हमारा पहला क्वेश्चन कि पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है बेटा इन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए पॉलीसेकेराइड का वर्गीकरण, अगर हम लोग बात करते हैं पॉलीसेकेराइड का वर्गीकरण, तो पॉलीसेकेराइड को निम्नलिखित 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। जो आपके पॉलीसेकेराइड होते हैं बेटा, इसको हम लोग निम्नलिखित 4 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। पहला है मोनोसेकेराइड इकाइयों के आधार पर। पॉलीसेकेराइड का वर्गीकरण हमने 4 आधारों पर किया है। कितने आधारों पर किया है बेटा? 4 आधारों पर किया है। उनमें से पहला होता है बेटा आपके पास मोनोसेकेराइड इकाइयों के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है बेटा कार्य के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण है आपका श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर। और अगला वर्गीकरण है बेटा आवेश के आधार पे। तो याद रखना बेटा जो आपके पास पॉलीसेकेराइड इकाइयां होती हैं इनको हम लोगों ने 4 आधार पर वर्गीकृत किया है। कितने आधार पर बेटा? 4 आधार पर। मोनोसेकेराइड इकाइयों के आधार पर, कार्य के आधार पर, श्रृंखला के आधार पर और आवेश के आधार पर। तो अब हम क्यों एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा मोनोसेकेराइड इकाइयों के आधार पर। तो अगर हम बात करते हैं बेटा मोनोसेकेराइड इकाइयों के आधार पर, तो इस आधार पर पॉलीसेकेराइडों को 2 भागों में बांटा गया है। मोनोसेकेराइड इकाइयों के आधार पर जो पॉलीसेकेराइड है इनको हमने बेटा 2 भागों में बांटा है। पहला है भंडारण पॉलीसेकेराइड और दूसरा है संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड। पहला है बेटा भंडारण पॉलीसेकेराइड और दूसरा है संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड। दूसरा हमने वर्गीकरण किया है बेटा श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर। तो श्रृंखला की प्रकृति के आधार में अगर मैं बात करता हूं आपसे बेटा, तो श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर पॉलीसेकेराइड का वर्गीकरण इनको फिर से बेटा हमने 2 भागों में बांटा है। श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर भी पॉलीसेकेराइड को हमने कितने भागों में बांटा है बेटा? 2 भागों में बांटा है। पहला है रैखिक पॉलीसेकेराइड और दूसरा है बेटा शाखित पॉलीसेकेराइड। पहला है रैखिक पॉलीसेकेराइड और दूसरा है बेटा आपके पास शाखित पॉलीसेकेराइड्स। तीसरा वर्गीकरण हमने किया है बेटा आवेश के आधार पर पॉलीसेकेराइड का वर्गीकरण। तो आवेश के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो इस आधार पर पॉलीसेकेराइड को हमने 2 भागों में बांटा है। इस आधार पर हमने पॉलीसेकेराइड को बेटा कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। पहला होता है उदासीन पॉलीसेकेराइड, दूसरा होता है बेटा ऋणावेशित पॉलीसेकेराइड। ऋणावेशित पॉलीसेकेराइड, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तीसरे प्रकार से जो वर्गीकृत किया गया है वो किया गया है बेटा श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर पॉलीसेकेराइड का वर्गीकरण। तो इस आधार पर पॉलीसेकेराइड को 2 भागों में बांटा गया है। श्रृंखला के आधार पर पॉलीसेकेराइड का वर्गीकरण हमने फिर से कितने भागों में किया बेटा? 2 प्रकार से किया है। उनमें से पहला है बेटा आपके पास रैखिक पॉलीसेकेराइड और दूसरा होता है शाखित पॉलीसेकेराइड। दूसरा क्या होता है बेटा? शाखित पॉलीसेकेराइड। इसके बाद जो चौथे प्रकार से हमने पॉलीसेकेराइड को बांटा है बेटा वो है आवेश की प्रकृति के आधार पर। तो आवेश के आधार पर पॉलीसेकेराइड को फिर से हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है उदासीन पॉलीसेकेराइड और एक होता है आपके पास बेटा ऋणावेशित पॉलीसेकेराइड। उदासीन पॉलीसेकेराइड और ऋणावेशित पॉलीसेकेराइड, यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे और हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बेटा? और हमसे यहाँ पे पूछा गया है स्टार्च और सेलुलोज की संरचना की विवेचना। पॉलीसेकेराइड क्या होता है इसकी बात हो गई, ये कितने प्रकार के होते हैं इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्टार्च और सेलुलोज की संरचना पर। तो देखिए स्टार्च की अगर हम संरचना की बात करें तो स्टार्च की बेटा ये संरचना होती है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये स्टार्च की संरचना है। अब देखिए स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है बेटा? एक पॉलीसेकेराइड होता है जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। जो किससे मिलकर बना होता है बेटा? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अणु एक दूसरे के साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। और जो आपका स्टार्च होता है इसमें जो 2 ग्लूकोज के अणु होते हैं वो
कौन सा बंध बनाते हैं बेटा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये तो हो गया स्टार्च। अब हम बात करते हैं बेटा सेलुलोज की संरचना। तो देखिए ये है बेटा आपकी सेलुलोज की संरचना, ठीक है, इसको कहते हैं सेलुलोज की संरचना। अब देखिए सेलुलोज में क्या होता है, C6H10O5 का N, ये पॉलीमर होता है, का एक रैखिक पॉलीमर है, का एक रैखिक क्या है बेटा, पॉलीमर है, जो बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना होता है। जो किससे मिलकर बना होता है बेटा, बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना होता है, जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा एक दूसरे जुड़े होते हैं। और यहाँ पर कौन सा बंध पाया जाता है बेटा, वो याद रखना, यहाँ पे बंध पाया जाता है अल्फा, एक मिनट, यहाँ पर जो बंध पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है बेटा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। यहाँ पर जो बंध पाया जाता है वो पाया जाता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। जबकि स्टार्च में जो बंध पाया जाता है वो कौन सा होता है, 1,4 वो भी होता है, पर ये होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध, और यहाँ पर होता है बेटा अल्फा 1,4 बीटा 1,4। तो याद रखना स्टार्च में, किसमें बेटा, स्टार्च में अगर हम लोग बात करते हैं स्टार्च की, तो स्टार्च में जो बंध पाया जाता है वो होता है बेटा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। जबकि जो आपका सेलुलोज होता है, सेलुलोज, इसमें जो बंध पाया जाता है वो होता है बेटा आपके पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। क्या होता है बेटा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। तो इस बात को याद रखना। अब हम